स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने सेक्शन 30 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। एंटी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 की सेक्शन 30 तक कंप्लीट हो गया है हमारा। पावर्स और ड्यूटीज और अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ये कंप्लीट हो गया है। अब पढ़ना है हमें अपील से संबंधित प्रावधान। कौन से चैप्टर में पढ़ रहे थे ये हम? चैप्टर 5 में, ठीक है। तो सेक्शन 31 से हमें देखना है। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रही होगी सेक्शन 31। सेक्शन 31 में बात की गई है जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश को अपील, ठीक है। तो आरटीए की जो अपील है वो कहाँ होती है? अपील टू डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। एंड अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी ऑर्डर ऑफ द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी मेड अंडर दिस एक्ट टू द डिस्ट्रिक्ट जज और an additional district judge having territorial jurisdiction hereinafter referred to as a judge, and the decision of the appellate court shall be final। ठीक, तो इसमें इन्होंने क्या बताया है कि इस एक्ट के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी आदेश जहां रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने दिया है उसकी अपील इस अधिनियम के अधीन किए गए भारतीय नियंत्रक प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश की अपील प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश जो इसमें इसके पश्चात न्यायाधीश के नाम से निर्दिष्ट हो या है को होगी और अपीलीय न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा। तो जिस भी एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश है, जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जिसकी लग रही है, ठीक है, तो जिसके लिए भारतीय नियंत्रक प्राधिकारी ने आदेश दिया है, तो उस जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश के पास ही अपील जाएगी। इस अधिनियम की बात हो रही है, मतलब इस पूरे एक्ट में जहां जहां रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पारित किया है, मतलब चैप्टर 3A में भी, चैप्टर 3A में भी यदि आरटीए ने कोई आदेश पारित किया तो उसकी अपील होना है तो कहाँ होगी? जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश के पास होगी। वहां हमने चैप्टर 3A में अपील से संबंधित कोई प्रावधान पढ़ा था क्या? याद आ रहा है क्या? 23E पढ़ा था मैडम की रिवीजन के अंदर, जो मतलब हाँ, तो वो भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी जो आदेश देगा अंतिम तो होगा वो, उसकी अपील नहीं होगी। तो अपील होगी ही नहीं, ठीक। तो चैप्टर 3A के अंतर यहाँ पे अपील होगी कि नहीं होगी? फिर मतलब बताइए। उसकी अपील नहीं होगी, वहां पे नहीं लिखा है होगी, उसकी नहीं होगी। यस, इसलिए मैंने आपको थोड़ा घुमा करके पूछा, ठीक है। तो चैप्टर 3A जो है वहां पे तो स्पष्ट लिखा है कि अपील नहीं होगी। तो मतलब चैप्टर 3A में आरटी कोई भी आदेश देगा उसकी अपील हो ही नहीं सकती, तो उस पर ये सेक्शन 31 एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। चैप्टर 3A के अलावा जहां जहां प्रोविजन है वहां अगर आरटी ने कोई आदेश दिया है तो उनकी अपील जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश के पास होगी। कहाँ कहाँ होगी? डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास। और ऐसा अपीलेट कोर्ट जो भी डिसीजन होगा वो डिसीजन फाइनल होगा। डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अपील में जो भी निर्णय देंगे वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा फिर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आगे सेक्शन 31 में सबसेक्शन 2, an appeal under subsection 1 shall be preferred within 30 days from the date of the order made by the rent controlling authority। अब ये क्या कह रहे हैं? अपील की उन्होंने एक समय सीमा बताई है कि उपधारा 1 के अधीन अपील भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी। तो अपील जो करना है आपको, तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी ने आरटीए ने जो भी ऑर्डर दिया है, तो जिस डेट को वो ऑर्डर दिया है उस डेट से 30 डेज के अंदर अंदर अपील होगी, क्लियर। तो उस डेट से, जिस भी डेट को आरटीए का आदेश आया है उस डेट से 30 दिन के अंदर क्या हो जाएगी? अपील फाइल हो जाएगी, क्लियर। अब परंतु 30 दिन की कालावधि की संगणना करने में आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित कालावधि अपवर्जित कर जाएगी। तो अब ये कह रहे हैं, आपको पता होगा जब कभी भी कोई अपील करना होती है ना, तो जिस भी ऑर्डर की आपको अपील करना है उस ऑर्डर की कॉपी चाहिए होती है कोर्ट से। तो उस कॉपी को निकलवाने में जितना समय लग रहा है, सपोज करिए कॉपी को निकलवाने में 30 दिन लग गए, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि
जो ऑर्डर पारित हुआ था तो कॉपी निकलवाने में 30 दिन लग गए, तो वो 30 दिन का है कि अरे अब तो आपका समय सीमा चला गया। नहीं, तो कॉपी को निकलवाने में जो समय सीमा लगी है तो वो समय सीमा को एक्सक्लूड कर देंगे, इन 30 दिनों में काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद से वो फिर 30 दिन कंटिन्यू गिने जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिस भी ऑर्डर की हमें अपील करना होती है उस ऑर्डर की कॉपी निकलवानी होती है, सर्टिफाइड कॉपी, तो उस सर्टिफाइड कॉपी को निकलवाने में जो भी समय लगा है, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 30 दिन लगे, तो ये 30 डेज जब हम काउंट करेंगे ऑर्डर की तारीख से, तो वो उतना टाइम पीरियड उसमें से माइनस कर देंगे, अपवर्जित कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है काउंट होगा 30 डेज। क्लियर। इसके इससे जब हमने लिमिटेशन एक्ट पढ़ा था तो लिमिटेशन एक्ट में भी ये सेम चीज हमें पढ़ने को मिलती है कि एक्सक्लूजन ऑफ लीगल प्रोसेस में एक्सक्लूजन क्या होगा, वहां पे ये पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक लीगल मैगजीन भी है, अभी याद नहीं आ रही है मुझे। उसका मतलब ये है कि विधि ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते पक्षकार को जो करना असंभव है। उसका हिंदी मीनिंग ये है, इम्पॉसिबिलिटी कुछ है, एड, याद नहीं आ रही है, मैं आपको लिखवा न्यायालय, दूंगी। याद ये है तो क्या? नहीं मैडम, ये हाँ न्यायालय के कार्य से किसी को हानि नहीं हो सकती, वो तो हाँ, नहीं है? नहीं, न्यायालय पार्टी को किसी ऐसे काम करने के बाध्य नहीं कर सकता जो असंभव है। अच्छा, सेक्शन 12 लिमिटेशन एक्ट का। हाँ, बता दूंगी मैं, ये उसके लिए था। नहीं, ये वाली असंभव वाली थी सेक्शन 4 पे, जब कोर्ट क्लोज है। हाँ, सेक्शन 4 पे थी ये वाली, है ना। इसमें भी लागू हो जाएगी, मतलब प्रतिलिपि निकलवाने में भाई उसको समय लग रहा है, तो अब प्रतिलिपि निकलवाने में समय लग रहा है तो आप उसके साथ ये थोड़ी कर सकते हैं यार उसको 30 दिन लगे तो आपको 30 दिन का समय खत्म ही हो गया। तो ये ऐसा नहीं होगा ना, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, अन्यायपूर्ण मतलब जस्टिस नहीं, मतलब इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। ये वाली है, मैं देख के बताऊंगी आपको, ठीक है। एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रही है, ठीक। अब देखिए सेकंड प्रोविजन, परंतु यह और भी कि न्यायाधीश पर्याप्त कारणों से उक्त कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकेगा। क्या? अब ये क्या कह रहे हैं कि यदि सफिशिएंट कॉज बता दिए जाए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द जज मे फॉर सफिशिएंट रीजंस अलाउ एन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड। तो ये कह रहे हैं कि अगर सफिशिएंट रीजंस बता दिए जाए पार्टी के द्वारा कि क्यों वो लिमिटेड टाइम पीरियड में अपील फाइल नहीं कर सका, और वो जज सेटिस्फाइड अगर हो जाता है तो वो फिर अलाउ कर देगा अपील को 30 दिन के बाद भी, 30 दिन के बाद भी जो ठीक है अपील आपकी जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक। सिंपल सा प्रोविजन था, कोई इतना दिक्कत वाला नहीं था। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 32 में बताया है सेकेंड अपील, द्वितीय अपील। तो अ सेकेंड अपील शैल लाई अगेंस्ट any order passed in first appeal under section 31 on any of the following grounds and no other namely। तो जो इन्होंने नीचे दिए गए 3 ग्राउंड है इन पे ही सेकंड अपील होगी, इसके अलावा और किसी ग्राउंड पे सेकंड अपील नहीं हो सकती। क्या है? that the decision is contrary to law or usage having the force of law। ये जो डिसीजन दिया गया है तो जो भी लॉ विधि है या जो यूसेजेस है जो अभी फोर्स में है और जो लॉ का फोर्स रखते हैं उसके कॉन्ट्रेरी दे दिया है तो नहीं होगा। सेकेंड, दैट द डिसीजन हैज फेल्ड टू डिटरमाइन सम मटेरियल इशू ऑफ लॉ। जो मटेरियल इशू ऑफ लॉ था उसको डिटरमाइन करने में ही आपका डिसीजन फेल है, मतलब वो उसका ही निर्णय नहीं दे पा रहे हैं जो मटेरियल इशू है, तो फिर कोई मतलब नहीं है ऐसे ऑर्डर का, तो सेकंड अपील होगी। दैट देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल एरर और डिफेक्ट इन द प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस एक्ट। इस एक्ट में जो प्रोसीजर बताया गया है उसमें कोई सब्सटेंशियल एरर या डिफेक्ट है which may possibly have produced error or defect in the decision of the case upon merits, जिसके कारण केस को मेरिट्स को डिसाइड करने में भी डिफेक्ट आ रहा है, मतलब प्रोसीजर में ऐसा कोई सब्सटेंशियल एरर या डिफेक्ट है जिसके कारण जो केस का डिसीजन दे रहे हैं तो डिसीजन जो मेरिट्स पर दिया जाता है, कहते हैं ना डिसीजन हमेशा मेरिट्स पर दिया जाता है, डीमेरिट्स पर नहीं, तो मेरिट्स पर डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं उसके कारण वहां पर भी डिफेक्ट आ रहा है। हिंदी में भी ये ग्राउंड्स एक बार देख लेते हैं, ये ग्राउंड्स आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेंगे, है ना। तीनों ग्राउंड क्या लिखा हुआ है देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि धारा 31 के अधीन प्रथम अपील में पारित किए गए किसी आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर ही होगी, किसी अन्य आधार पर नहीं। अर्थात
यह कि विनिश्चय विधि या विधि का बल रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल है। मतलब फर्स्ट अपील में जो विनिश्चय हुआ है, जो निर्णय हुआ है, वो कैसा है, विधि या विधि का बल रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल है। दूसरा यह कि विनिश्चय में विधि की किसी तात्विक विवादक का अवधारण नहीं हो पाया है। जो मटेरियल इशू था, जो तात्विक विवाद था, उसी का डिटर्मिनेशन नहीं हुआ है, जिसको डिसाइड करवाना था वही नहीं डिसाइड हो पा रहा है। तो क्या मतलब, फिर सेकंड अपील होगी। थर्ड यह कि किसी अधिनियम द्वारा यह विहित प्रक्रिया में कोई सारवान गलती या त्रुटि हुई है। जो प्रक्रिया हम फॉलो कर रहे थे डिसीजन की फर्स्ट अपील में, उसमें कोई सारवान गलती या त्रुटि हो गई है, जिससे मामले का विनिश्चय गुनाहों के आधार पर होने में संभवतः गलती या त्रुटि उत्पन्न हो गई है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, जो सारवान गलती या त्रुटि प्रोसीजर में हो गई है, प्रक्रिया में हो गई, उसके कारण जो विनिश्चय करना है वो गुनाहों के आधार पर हो ही नहीं पाया फर्स्ट अपील में, तो फिर उसकी सेकेंड अपील होगी। ठीक, ये 3 ग्राउंड्स थे सेकेंड अपील के। तो ये तीनों ग्राउंड्स बिल्कुल याद करना है। ये तीनों ग्राउंड्स ऑप्शन में ऐसे आ सकते हैं, और थर्ड ऑप्शन होगा ऑल ऑफ एबव, तो आपको लगाना है ऑल ऑफ एबव, तीनों सही है। या एक एक कोई इसका दे देंगे, बाकी अलग दे देंगे, तो ध्यान रखना है, इसलिए इसको बिल्कुल एज इट इज लाइंस जो है वो याद कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए सेक्शन 33 आदेशों का संशोधन। अब बात कर रहे हैं जो आदेश पारित हुए हैं टेक्स्ट के अंतर्गत, आरटीए ने या जजेस ने जो भी आदेश दिए हैं तो उनमें अमेंडमेंट की बात होगी। सेक्शन 33 अमेंडमेंट ऑफ ऑर्डर। ये कुछ सेक्शन है, यहाँ से जो ये सेक्शन है ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ से जो सेक्शन स्टार्ट हो रही है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है डायरेक्ट हेडिंग से, तो इनकी हेडिंग बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए है। सीधा आएगा अमेंडमेंट ऑफ ऑर्डर, कौन से सेक्शन में है, 31, 32, 33, 34। तो आपको सेक्शन याद होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो पूरा पार्ट फिफ्थ, इसकी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पूरे पार्ट फिफ्थ की सेक्शन अच्छे से याद करना है। ठीक है, सीधा पूछेंगे सेकंड अपील का प्रावधान कहाँ है 31 में, फर्स्ट अपील कहाँ है 31 में, सेकंड अपील कहाँ है 32 में, तो ऐसे याद रखना। ठीक, अमेंडमेंट कहाँ बताया गया ऑर्डर 33 में। अब अंदर से भी क्वेश्चन बनेगा कि अमेंडमेंट क्या अमेंडमेंट होगा। The clerical or arithmetical mistakes in any order passed by RCA or the judges, or errors arising therein from any accidental slip or omission may at any time be corrected by the RCA or the judge on an application received in this behalf from any of the parties or attendants। तो सिंपल सी बात है, क्लैरिकल और अर्थमेटिकल अगर कोई मिस्टेक हो गई है और इस संबंध में पार्टी आवेदन देती है आरसीए को और जज को कि सर आपने जो ऑर्डर पारित किया है उसमें ये क्लैरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक हो गई है, भूल चूक से, एक्सीडेंटल स्लिप या ओमिशन लिखा है भूल चूक से या लोग द्वारा, तो आरसीए और जज जो भी है जिसका ऑर्डर है, एप्लीकेशन मिलने पे किसी भी समय ऐसी क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स को सुधार सकेगा। तो अमेंडमेंट किसका किस चीज का होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव में आपको ये टिक करना पड़ेगा क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक। ठीक है, बाकी के 3 ऑप्शन अलग रहेंगे, उन पे टिक नहीं करना है। तो अमेंडमेंट हमेशा किस चीज का होता है, क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक। एक बार इसको हिंदी लैंग्वेज में भी देख लेंगे। आदेशों का संशोधन, किसी भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी या न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए किसी आदेश में की लेखन संबंधी या गणना संबंधी भूलें या किसी आकस्मिक चूक या लोप के कारण उससे उद्भूत होने वाली कोई गलतियां किसी ऐसे आवेदन पर से जो पक्षकारों में से किसी पक्षकार से इस संबंध में प्राप्त हो या अन्यथा भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी या न्यायाधीश द्वारा किसी भी समय ठीक की जा सकेंगी। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी गलतियां इसमें ठीक हो रही है, लेखन संबंधी और गणना संबंधी। ठीक है, कोई डाउट, क्लियर है ना, सिंपल है ये तो। यस मैम, आ गया समझ में। ये तो मैडम वो सिमिलर ही है सीपीसी के अपने सेक्शन 152 के जैसा ही है। हाँ, सेक्शन 152 सीपीसी में सेम है, वहां पर भी अर्थमेटिकल और क्लैरिकल मिस्टेक ही जारी जा रही है। ठीक, आगे देखते हैं। अब है सेक्शन 34 भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी जुर्माने की वसूली के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन याद रखना है, सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूछेंगे
कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी जुर्माने की वसूल करने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, कौन सी धारा ये बात कहती है? 4 ऑप्शन देंगे, सेक्शन 31, 32, 33, 34। 34 पे आपको टिक करना है। तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन याद करना है, या सीधा का सीधा हेडिंग से क्वेश्चन बन जाएगा कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी जुर्माना वसूल करने के लिए किसकी शक्तियां प्रयोग करता है। आपको ऑप्शन में दे देगा मजिस्ट्रेट की, कलेक्टर की, डेप्यूटी कलेक्टर की, उपरोक्त में से कोई नहीं तो मजिस्ट्रेट की। ठीक है, तो अंदर पढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या है इसमें। भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किए गए किसी जुर्माने का संदाय उस व्यक्ति द्वारा जिस पर जुर्माना किया गया हो ऐसे समय के भीतर किया जाएगा जैसा कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया गया है। ठीक है, वेरी सिंपल है कि कोई भी पर्सन जिससे जुर्माना अधिरोपित किया है तो उसको जुर्माना जो है भरना है उस समय के भीतर उसको बताया गया है, और भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी उचित तथा पर्याप्त कारण से समय बढ़ा सकेगा। और अगर कोई वो नहीं दे पाया है उस समय सीमा में और उसने एप्लीकेशन लगाई है तो उसको लगता है कि हाँ ठीक है इसका समय बढ़ाया जा सकता है, तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी ऐसे जुर्माना देने के लिए समय बढ़ा देगा। और ऐसे संदाय में व्यतिक्रम होने पर अब समय भी बढ़ा दिया, उसके बाद भी आपने पेमेंट नहीं किया, जुर्माना नहीं भरा, तो व्यतिक्रम किया आपने, तो ऐसा व्यतिक्रम संदाय में संदाय मतलब देने में, फाइन देने में लेट होने पर वह रकम इस प्रकार वसूली योग्य होगी जिस प्रकार की दंड प्रक्रिया संहिता यहाँ पे 1973 आ जाएगी। 1898 अब हम नहीं पढ़ते हैं, जहां 1898 है वहां काट के 1973 कर लीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंधों के अधीन जुर्माना वसूली योग्य होता है और ऐसे वसूली के प्रयोजन के लिए भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को उक्त संहिता मतलब सीआरपीसी के अधीन मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। तो जो भी जुर्माना है उसकी वसूली होनी है उसको कैसे वसूल करेंगे? एज फाइन अंडर सीआरपीसी, और जो आपका रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो इस पर्पस के लिए क्या समझा जाएगा? सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट। एनी फाइन, एक बार इंग्लिश में भी देखेंगे, सेक्शन 34 रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट फॉर रिकवरी ऑफ फाइन। हेडिंग से क्वेश्चन बनेगा इसलिए बिल्कुल याद रखिए। सेक्शन 34 any fine imposed by rent controlling authority under this act shall be paid by the person fined within such time as may be allowed by the rent controlling authority, and the rent controlling authority may for good and sufficient reasons extend the time, and in default of such payment the amount shall be recoverable as a fine under the provisions of CRPC 1973 करना है यहाँ पर, ठीक है, and the RCA shall be deemed to be a magistrate under the said code मतलब under the CRPC for the purpose of such recovery। तो जो फाइन जो रिकवरेबल होना है, जो फाइन रिकवरी करना है वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग रिकवरेबल होगा और आरसीए को सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट माना जाएगा फाइन लेने के लिए। ठीक, तो सेक्शन 34 में सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट मान रहे हैं। अब सेक्शन 35 में बात हो रही है सिविल कोड का समझना है। रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ सिविल कोड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अदर ऑर्डर्स। ठीक है, अब कह रहे हैं कि आरटीए जो है वो कब सिविल कोड के पावर्स को एक्सरसाइज करेगा किसी ऑर्डर के एग्जीक्यूशन। तो पढ़ते हैं एक बार इसको अंदर। इसमें लिखा हुआ है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 34 में जो भी उपबंध बताए हैं उनको सेव करते हुए एंड ऑर्डर मेड बाय द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी और एन ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर दिस चैप्टर और इन रिवीजन अंडर चैप्टर 3A। कौन कौन से ऑर्डर की बात कर रहे हैं? कोई भी ऑर्डर जो आरटीए ने दिया हो या अपील में पास हुआ हो या चैप्टर 3 के अंतर्गत रिवीजन में कोई ऑर्डर पास हुआ है, shall be executable by the rent controlling authority as a decree of a civil court। तो ऐसा हर आदेश कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा? मानो वह सिविल न्यायालय की डिक्री है। एंड फॉर दिस पर्पस द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी shall have all the powers of a civil court। और इस पर्पस के लिए मतलब एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए ऐसे आदेश को एग्जीक्यूट कराने के लिए रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को वो सारे पावर्स होंगे जो सिविल कोर्ट के पास होते हैं जब वो डिक्री को एग्जीक्यूट कराते हैं। इसका मतलब ये है। ठीक है, एक बार हिंदी में भी देखते हैं लैंग्वेज।
सेक्शन 35 भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी अन्य आदेश के निष्पादन के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा। अन्य आदेश कौन से? फाइन को छोड़कर। यहाँ पे लिखा है धारा 34 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय। क्यों? क्योंकि धारा 34 में तो फाइन की बात हो रही है कि फाइन को रिकवर करना है, तो कैसे करना है? तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग करना है, तो फाइन वाले ऑर्डर्स नहीं। इसलिए इन्होंने क्या वर्ड हेडिंग में भी क्या लिखा है? अन्य आदेश, अदर ऑर्डर। अदर ऑर्डर क्यों? क्योंकि सिर्फ फाइन के ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, फाइन के ऑर्डर तो 34 में बता दिए। फाइन से रिलेटेड ऑर्डर्स जो है वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग वसूल होंगे। उसके अलावा जो भी ऑर्डर्स हैं, है ना, तो सेक्शन 34 में अन्यथा उपबंधित के सिवा भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश, ठीक है, तो फाइन के अलावा जो भी कोई ऑर्डर किया है या इस अध्याय के अधीन अपील में किया गया कोई आदेश या अध्याय 3 का के अधीन पुनरीक्षण में पारित किया गया कोई आदेश भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा सिविल न्यायालय की डिग्री के रूप में निष्पादित किया जाएगा। तो कोई भी आदेश, फाइन को छोड़कर के कोई भी आदेश जो आरटीए पारित कर रहा है वो कैसा माना जाएगा? डिग्री की तरह निष्पादित माना नहीं जाएगा, मतलब उसको डिग्री की तरह एग्जीक्यूट कराएंगे। जब उसको एग्जीक्यूट कराने की बात आएगी, निष्पादित कराने की बात आएगी, तो उसको डिग्री की तरह निष्पादित कराया जाएगा। और इस प्रयोजन के लिए भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां होंगी। मतलब जो हम पार्ट 2 पढ़ते हैं सीपीसी का एग्जीक्यूशन वाला सेक्शन 37 से, वो पूरा एप्लीकेबल होगा। ठीक, क्लियर है? कोई डाउट? नो मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 36। सेक्शन 36 में बताया गया है फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर। फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर, इसमें कहा है save as otherwise expressly provided in this act, every order made by the RTA shall, subject to decision in appeal, be final। आरटीए ने जो भी आदेश दिए हैं इस एक्ट के अंतर्गत, वो सारे आदेश फाइनल है अपील के अधीन रहते हुए। मतलब अगर उनकी अपील हुई तो फिर अपीलेट कोर्ट का फाइनल होगा। तो अपील को छोड़ करके, मतलब अपील के अधीन रहते हुए अगर उसकी अपील नहीं होती है और फिर आरटीए ने कोई ऑर्डर दिया तो वो फाइनल नेचर का है। एंड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी ओरिजिनल सूट, एप्लीकेशन और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। और ऐसे आदेश को क्वेश्चन नहीं किया जाएगा किसी भी ओरिजिनल सूट में, किसी एप्लीकेशन में, या अगर उसका एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है तो उसमें उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। हिंदी में भी एक बार लैंग्वेज देखेंगे क्या कहा गया है इसमें। इस अधिनियम में आदेश की अंतिमता, हेडिंग क्या है? आदेश की अंतिमता। इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश अपील में के विनिश्चय के अधीन रहते हुए अंतिम होगा और उसे भी मूल वाद, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी जो भी आदेश देगा वो फाइनल नेचर का होगा, अंतिम होगा, और उसे किसी भी कोई बाद में सूट फाइल किया या कोई एप्लीकेशन फाइल की या जो ये ऑर्डर है इसकी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है, इसमें इस ऑर्डर को इस पर कोई प्रश्नगत, मतलब इस पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे, इस ऑर्डर को लेकर सवाल उठाने लगे कि ये वैलिड है या नहीं है, सम्यक अधिकारी ने दिया है या नहीं दिया, इस तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा उस ऑर्डर को लेकर के। ठीक, क्लियर है? समझ में आया? यस मैम। ओके, हाँ मैम। ठीक है मैम जैसे ये सेकंड अपील का दिया हुआ है तो ये हाई कोर्ट में होगी सेकंड अपील अपने? हाँ, सेकंड अपील हाई कोर्ट में होगी। यहाँ इन्होंने बताया नहीं है लेकिन होगी तो हाई कोर्ट में। हाँ बताया नहीं, लेकिन हाँ बताया जैसे नहीं है डीजे लेकिन की अपील तो हाई कोर्ट 31 में ही के होती है अधीन। मैम। एक मिनट रुको। सेकंड अपील shall lie against any order passed in first appeal under section 31 on any of the following ground and no other ground. डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के बाद कहाँ जाएगी सेकंड अपील? हाई कोर्ट में ही जाएगी। आप और कंफर्म करके कल बता इसको एक देना बार मैम। और मैं कंफर्म करूंगी, ठीक है, मैं किसी देख के कोई बुक वगैरह में।
हाँ, वैसे अपने जैसे सीपीसी में होती है, वहाँ तो 2 अप्रैल खैर हाई कोर्ट में ही हाई कोर्ट होती में है, ही लेकिन होती है, यहाँ पे कुछ और हाई कोर्ट में ही प्रोविजन हो होती है तो सेकंड पता नहीं। अपील, हाँ, वहाँ तो लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया ना। लेकिन वहाँ तो एक ही ग्राउंड है ना मैडम, वहाँ तो एक ही ग्राउंड है, विधि सब्सटेंशियल का कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ, सारवान प्रश्न अंतर्विष्ट हाँ तो। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ हाँ, लॉ। यहाँ पे 3 ग्राउंड दिए इन्होंने। इसमें अगर आप कल बता सेकंड अपील दीजिएगा, शैल मैं lie ना कंफर्म against कर। any order passed in first appeal under section 31 on any of the following grounds and no other grounds। धारा 21 के अंतर्गत प्रथम अपील में पास किए गए किसी आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील, देखते हैं कल, देखते हूँ कहीं अगर मिलता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर कौन सा हो गया अब हमारा, ये चैप्टर 6। ठीक है, चैप्टर 6 क्या है? Provisions regarding special obligations of landlord and penalties। भूस्वामियों की विशेष बाध्यताओं तथा शास्तियों के बारे में उपबंध। ठीक है, तो इस चैप्टर में टोटल कितनी सेक्शन है? इसमें है टोटल आपकी, कहाँ से कहाँ तक है ये? 44 44 मैम। 37 से 44। ठीक है, तो चैप्टर 6 में टोटल सेक्शन है आपकी 37 से 44 तक, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है 43 पेनल्टीज वाली, जिसमें शास्तियां बताई 43, वो इम्पोर्टेंट है ना, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेकंड 37 में क्या बताया है? 37 में सबसे पहले सेक्शन 37 में बताया है लैंडलॉर्ड्स ड्यूटी टू कीप एकोमोडेशन इन गुड रिपेयर। स्थान को अच्छी अवस्था में रखने का भूस्वामी का कर्तव्य। तो यहाँ पे भूस्वामी की ड्यूटी बताई है ना, लैंडलॉर्ड की ड्यूटी बताई, भाई लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है मकान को अच्छी कंडीशन में रखना। इसमें लिखा है एवरी लैंडलॉर्ड शैल बी बाउंड टू कीप द एकोमोडेशन इन गुड एंड प्रेजेंटेबल रिपेयर। क्या कह रहे हैं ये? प्रत्येक भूस्वामी स्थान को अच्छी तथा अविधारी वास्य अवस्था में रखने के लिए आबद्ध होगा, मतलब कंपलसरी है, ड्यूटी है। ड्यूटी का मतलब होता है बाध्यता, जिसको करने के लिए आप आबद्ध हो, करना ही पड़ेगा। तो जो भी लैंडलॉर्ड है, जितने भी भूस्वामी है, वो जो भी एकोमोडेशन उन्होंने किराए पर दिया, वो उनकी ड्यूटी है कि वो उसको अच्छी और अविधारी वास्य मतलब रहने लायक अवस्था में मेंटेन करके रखें। ये लैंडलॉर्ड की ड्यूटी होती है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे जो मकान किराए पर है वो गिरने की कंडीशन में और तुम किराए पर दे रहे हो, तो भाई उसको अच्छे से रिपेयर करवा के रखो कि रहने योग्य तो हो। ऐसा नहीं कि उसमें कि भाई तुमने किराए पर दे दिया, छत से पानी टपकता है, अब पहले तुमने किराए पर दे दिया, अब सामने वाला परेशान हो रहा है। तो रहने योग्य अवस्था में रखने की ड्यूटी किसकी होती है? मकान मालिक की होती है। देन सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है? If the landlord neglects or fails to make within a reasonable time after notice in writing any repairs which he is bound to make under subsection 1। subsection 1 के अंदर जो रिपेयर करवाने के लिए लैंडलॉर्ड बाउंड है, अगर ऐसे रिपेयर करवाने में लैंडलॉर्ड फेल हो जाता है विद इन रीजनेबल टाइम, वो भी नोटिस मिलने के बाद, तो द टेनेंट में मेक द सेम हिमसेल्फ। तो टेनेंट खुद से करवा लेगा रिपेयर एंड डिडक्ट द एक्सपेंसेस ऑफ सच रिपेयर्स फ्रॉम द रेंट। और जो भी रिपेयरिंग करवाने में खर्चे आए, एक्सपेंसेस आए, उनको रेंट में से काट लेगा, और अदरवाइज रिकवर देम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, या फिर किसी अन्य रीति से लैंडलॉर्ड से उसको वसूल कर लेगा। ये सब सेक्शन 2 में बताया गया है। यदि भूस्वामी लिखित सूचना दी जाने के पश्चात युक्त समय के भीतर कोई ऐसी मरम्मत नहीं कराता, मतलब भूस्वामी को लिखित सूचना दे दी अभिधारी ने, टेनेंट ने, कि सर ये मकान में ऐसी ऐसी दिक्कत हुई, इसको रिपेयर कराइए, तो युक्त समय के भीतर अगर वो ऐसा रिपेयर नहीं कराता है जिसको कि कराने के लिए वह उपधारा 1 के अंतर्गत आबद्ध है, तो अभिधारी ऐसी मरम्मत स्वयं करा सकेगा और ऐसी मरम्मत के व्यय को भाड़े में से काट सकेगा और उन्हें भूस्वामी से अन्य रीति से
वसूल कर सकेगा। तो या तो वो व्यय में मतलब किराए में से काट लेगा कि इतना खर्चा आया है, हमने करवाया है, या फिर किसी और तरीके से निकलवा लेंगे। परंतु प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन सकता है। परंतु किसी वर्ष में इस प्रकार काटी गई या वसूल योग्य रकम उस भाड़े के जो अभिधारी द्वारा उस वर्ष के लिए देय हो, एक बार वह अंश से अधिक नहीं होगा। तो जो भी एनुअल रेंट है, साल भर का जो रेंट है, तो एक वर्ष का जितना भी रेंट है, उस रेंट में से ये जो आप रिपेयर के तौर पर पैसा काट रहे हो, ये कितने से ज्यादा नहीं काट सकते, उस पूरे रेंट का, साल भर के रेंट का 1/12वां अंश से अधिक नहीं होगा। परंतु किसी वर्ष में इस प्रकार काटी गई या वसूलने योग्य रकम उस भाड़े के जो कि अभिधारी द्वारा उस वर्ष के लिए देय है, 1/12वां अंश से अधिक नहीं होगा। मतलब सपोज करिए कि पूरे 12 महीने का जो किराया है टोटल मिलाकर के 60,000 रुपए है, ठीक है, एक साल का। तो 60,000 का इंटू 1/12 कर लेंगे, तो जो 12वां अंश, 60,000 का जो भी 12वां अंश होगा उतना ही वसूल कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता एक वर्ष का। ठीक, क्लियर? कोई डाउट है क्या इसमें? मैम, provided that the amount so deducted or recoverable in any year shall not exceed 1/12 of the rent payable by the tenant for the year। तो 60,000 है अगर, या 70,000 है, कितना भी है, तो उसका 1/12 मतलब जो भी रेंट है आपका 60,000 इंटू 1/12 हो जाएगा, तो 12 निकल आएगा। ठीक, मैथ्स मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है वैसे, तो मेरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो बिल्कुल ना जाए, बस याद रखें कि 1/12, ठीक है। तो जो भी एनुअल रेंट है, साल भर का जो रेंट है, उसका 1/12। ओके, अब देखते हैं आगे। सबसेकेंड सी में वेयर एनी रिपेयर विदाउट विच द एकोमोडेशन इज नॉट हैबिटेबल। अब ये दूसरी कंडीशन, अभी यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन थी कि मतलब यहाँ पे उसको रिपेयरिंग करवानी थी और रिपेयरिंग करवाने के लिए उसने नोटिस दिया, लैंडलॉर्ड ने नहीं करवाया उस समय में, तो मकान किराएदार ने खुद करवा लिया और खुद करवा के रेंट में से पैसे काट लिए, और उन्होंने बता दिया कि ऐसा जो है 1/12 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये उन्होंने इतना बता दिया। अब बात आ रही है कि अब ऐसी कंडीशन है कि बहुत ही अर्जेंट वाली कंडीशन है, एकोमोडेशन इज नॉट हैबिटेबल और यूजेबल एक्सेप्ट विथ अनड्यू इनकन्वीनियंस। बिना मतलब बिना इनकन्वीनियंस के साथ रहना पड़ रहा है उसको, कोई कन्वीनियंस नहीं है, जो हाउस है, जो एकोमोडेशन है, वो रहने लायक नहीं बचा है, नॉट हैबिटेबल मतलब रहने लायक नहीं बचा है, यूज करने लायक नहीं बचा है, विदाउट अनड्यू इनकन्वीनियंस, मतलब सॉरी विद अनड्यू इनकन्वीनियंस, अगर रह भी रहा है वो तो बहुत इनकन्वीनियंस के साथ रह रहा है। भाई वो जहाँ सोता है वहां पे पानी टपक रहा है, तो बेचारा पलंग के बाजू में जो है एक बर्तन रख के सोता है कि भाई यहाँ पे पानी टपक रहा है, जगह जगह से कुछ लीकेज हो रहा है, कहीं से कुछ गिर रहा है, मकान टूट रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मतलब बहुत इनकन्वीनियंस हो रहा है उसको, है ना। तो फिर क्या होगा, तो कोई भी रिपेयर without which the accommodation is not habitable or usable except with undue inconvenience are to be made, and the landlord neglects or fails to make them after notice in writing, और लैंडलॉर्ड ऐसे रिपेयर तो नोटिस मिलने के बाद भी नहीं करा रहा है, द टेनेंट में अप्लाई टू आरसीए। ऐसी कंडीशन में टेनेंट को आरसीए से परमिशन लेना पड़ेगी, ठीक है। द टेनेंट में अप्लाई टू रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर परमिशन टू मेक सच रिपेयर हिमसेल्फ। तो टेनेंट जो है आरसीए को एप्लीकेशन लगाएगा कि सर मैं खुद से रिपेयर करवा लूं, एंड मे सबमिट टू द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी एन एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ सच रिपेयर, और परमिशन मांगने के लिए एप्लीकेशन देगा आरसीए को, और उस एप्लीकेशन में एस्टिमेट भी बताएगा कि कितना खर्चा आएगा रिपेयर में, तो उसका पूरा एस्टिमेट निकाल के बता देगा। एंड देयर अपॉन द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी में after giving the landlord an opportunity of being heard, और फिर उसके बाद क्या होगा, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो भी है वो आफ्टर गिविंग द लैंडलॉर्ड एन अपॉर्चुनिटी, लैंडलॉर्ड को एक अवसर देगा सुनने का कि भाई तुम्हारा भी पॉइंट सुन ले क्या कह रहे हो, और उसको अवसर देने के बाद सुनने का, आफ्टर कंसीडरिंग सच एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट, जो कॉस्ट बताया है किराएदार ने कि कितना खर्चा आएगा, उसको कंसीडर करने के बाद make such inquiries as it may consider necessary, वो सारी इंक्वायरीज करेगा जिसको जरूरी लगती है अपने स्तर पर करने के लिए,
पता करने के लिए क्या कंडीशन है क्या नहीं है। बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग परमिट द टेनेंट टू मेक सच रिपेयर्स, ऐसी इंक्वायरी वगैरह करने के बाद फिर एक रिटन ऑर्डर देगा जिसमें वो टेनेंट को परमिट करेगा रिपेयर करने के लिए एट सच कॉस्ट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। जो रिटन ऑर्डर रहेगा उस ऑर्डर में वो कॉस्ट भी बताएगा कि इतने कॉस्ट के अंदर रिपेयर करना है। एंड इट शैल देयरआफ्टर बी लॉफुल फॉर द टेनेंट टू मेक सच रिपेयर्स हिमसेल्फ। ऐसा ऑर्डर मिलने के बाद टेनेंट के लिए उस मकान में रिपेयर करना लॉफुल माना जाएगा। एंड टू डिडक्ट द कॉस्ट देयरऑफ with which shall in no case exceed the amount so specified। और फिर वो इस तरीके से जो भी खर्चा है वो किराए में से डिडक्ट कर लेगा, लेकिन वो खर्चा कितना नहीं होगा, जो ऑर्डर में जितनी रकम स्पेसिफाइड की है आरसी में उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, फ्रॉम द रेंट में से, एंड अदरवाइज रिकवर इट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, या और किसी अन्य रीति से लैंडलॉर्ड से उसको रिकवर कर लेगा। ये चीज इसमें बताइए। एक बार इसकी हिंदी में लैंग्वेज पढ़ लेते जल्दी से। जहां कोई ऐसी मरम्मत की जानी हो जिसके कि बिना वह स्थान असम्मत असुविधा के बिना वासयोग्य या उपयोग्य न हो, है ना। मतलब उसमें ऐसी मरम्मत की जरूरत है कि उसमें रह तो रहा है लेकिन वो वासयोग्य या उपयोग्य नहीं है और असम्मत असुविधा के बिना रह रहा है, और भूस्वामी लिखित सूचना दी जाने के पश्चात भी ऐसी मरम्मत करने में उपेक्षा या चूक करता है, तो अभिधारी ऐसी मरम्मत स्वयं करने के लिए अनुज्ञा या परमिशन के लिए भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा। और ऐसी मरम्मत के खर्च का प्राक्कलन भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा, एस्टिमेट बनाएगा कितना खर्च आएगा, इतना खर्च आएगा वो देगा उसको। और तदुपरि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी भूस्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात तथा खर्च के ऐसे प्राक्कलन पर विचार करने और ऐसी जांच जैसी कि वह आवश्यक समझे करने के पश्चात लिखित आदेश द्वारा ऐसी मरम्मत ऐसे खर्च पर जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए करने के लिए अभिधारी को अनुज्ञा दे सकेगा। और तत्पश्चात अभिधारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी मरम्मत स्वयं कराए और उसका खर्च जो किसी भी दशा में इस प्रकार विनिर्दिष्ट की गई रकम से अधिक नहीं होगा भाड़े में से काट ले या भूस्वामी से अन्य रीति में वसूल कर ले। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट उधर? नो मैम। ठीक है, अब इसमें भी प्रोविजन, इसमें भी दर बता रही है, इसमें भी दर बताई गई है कि अब ये जो सेकंड क्लॉज है ना, यहाँ पे कितना नहीं होगा, ये देखिए, provided that the amount to deducted or recoverable in any year shall not exceed 1/2 of the rent payable by the tenant for that year। तो ये जो सेकंड वाला क्लॉज है ध्यान रखना, ऊपर वाले क्लॉज में 1/12 है, सेकंड वाले में ये जो अमाउंट है रिपेयर के लिए जो एस्टिमेट बना रहा है तो वो कितना ले सकता है, पूरे साल भर का रेंट का 1/2 आधा। ठीक है, 60,000 है तो 30,000 रुपए इतना वसूली योग्य होगा। परंतु किसी भी वर्ष में इस प्रकार काटी गई या वसूली योग्य रकम अभिधारी द्वारा उस वर्ष के लिए देय भाड़े के एक अर्धांश से अधिक नहीं होगी। एक अर्धांश मतलब आधा, चाहो तो लिखो वहां साइड में आधा, जो भी एनुअल रेंट है एक वर्ष का जो भी किराया है उसका आधे से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक और प्रोविजन क्या है, परंतु यह और भी कि यदि कोई ऐसी मरम्मत जो उक्त रकम में ना हो सकती हो, अब भाई नहीं हो रहा है 30,000 में, 30,000 से ज्यादा का खर्चा आ रहा है, तब क्या करेंगे, तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की राय में यदि आवश्यक हो और अभिधारी अतिरिक्त खर्च स्वयं वहन करने के लिए सहमत है, मतलब प्रोविजन के अकॉर्डिंग तो आप आधा ही कर सकते हो, 30,000 ही हो रहा है, 30,000 से ज्यादा नहीं कर सकते। अब अगर ऊपर और खर्चा लग रहा है और अभिधारी बोले कि थर्ड ठीक है, अब जितना 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो मैं अपनी साइड से लगा दूंगा, तो यदि अभिधारी किराएदार खुद वो खर्चा स्वयं वहन करने के लिए अगर सहमत हो तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी अभिधारी को ऐसी मरम्मत करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा एस्टिमेटेड रकम से ज्यादा, मतलब ये आधे से ज्यादा के लिए। ठीक है, provided further that if any repair not covered by the said amount are necessary in the opinion of the rent controlling authority,
and the tenant agrees to bear the excess cost himself, the rent controlling authority may permit the tenant to make such repairs. अगर टेनेंट एग्री कर जाए कि ठीक है जो भी एक्स्ट्रा खर्च आ रहा है वो मैं बियर कर लूंगा, तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी परमिशन दे देगा ऐसे रिपेयर कराने के लिए। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो मैम। ठीक है, चलिए सेक्शन 38 से फिर अपन कल कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ मैम, पढ़ा रहे हो आप 38 या कल पढ़ाओगे? कल से स्टार्ट कर लेते 38 से। हाँ, आज मेरे क्या नेटवर्क इश्यू हो रहा था, बीच में मैं अच्छा, एक दो बार डिस्कनेक्ट भी हो गई थी, फिर हस्बैंड से हॉटस्पॉट लिया। सुन पाई कि नहीं सुन पाई तो बता तो देती। नहीं, लेकिन आप क्या हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हो ना, तो मिस नहीं होता, एक हाँ। छूट जाता है तो दूसरा पकड़ लेती हूँ मैं। हाँ ठीक है, ओके ठीक है, तो सेक्शन 38 से कल करते कंटिन्यू। ठीक है, हाँ ओके मैम, कल कोशिश थैंक यू। करेंगे। वैसे तो ये बड़ी बड़ी सेक्शन से तो बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाएंगे, देखेंगे जितनी हो पाई उतनी कर लेंगे। अब बड़ी बड़ी सेक्शन है, हाँ यहाँ से बहुत बड़ी सेक्शन रहती है ना, टाइम लगता है तो करने में। इंग्लिश हिंदी इसलिए कर लेती हूँ, क्या है मैं बीच में से कोई सी भी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल देती हूँ ना कभी भी, तो इसलिए मैं दोनों हाँ लैंग्वेज लेकर के चलती हूँ। जैसे मुझे कभी भी कोई सी भी डालना है तो मैं रैंडमली कोई सी भी डाल देती हूँ, तो इसलिए मैं सही है। दोनों पढ़ा के चलती हूँ। जब मैं कभी भी कोई भी डालूंगी बीच की तो उठा के डाल दो। ठीक है, हाँ, वो वीडियो देख के तो नहीं है, सत्येंद्र जी आप जानते होंगे, सत्तू नाम है उनका शॉर्ट में। पता नहीं। हाँ वो आपके फ्रेंड भी है, तो उन्होंने हाँ उनका हाँ, आया था मेरे पास में सत्येंद्र नहीं, मैसेज। सतवीर। सतवीर है क्या, मुझे पता नहीं, वो मेरे सिस्टर के फ्रेंड है, सत्तू सत्तू बोलती थी मेरी बहन तो। सतवीर, सतवीर नाम है, एक है सतवीर करके, सतवीर नाम मुझे याद है ऐसा कुछ है। हाँ, तो उनका आया तो बोले हाँ, आपको यूट्यूब सतवीर पे देखा मोहानी, मैं। सतवीर मोहानी। हाँ, तो वो बता रहे थे, उनका आया था मैसेज, बोला कि आपको यूट्यूब पे देखा। मैंने कहा हाँ, मैंने ज्वाइन कर रखी है क्लास। अच्छा। बोले वो मेरे हाँ फिर मैंने वीडियो देखी थी, मैंने कहा हाँ हाँ, मैडम ने यूट्यूब पे डाल दिया। अच्छा तो उनको मैसेज आया होगा कि मैंने आपको यूट्यूब पे देखा। सही है। बीच हाँ, में वो कोई कह सी रहे भी थे डाल मेरी देते हैं। फ्रेंड है अच्छी। हाँ, हाँ, साक्षी रावत मोहानी है वो, कोई इसी के थ्रू है, ये हाँ, Facebook है, मतलब पर्सनली नहीं जानते हैं, हम्म, फेसबुक के थ्रू ही मिले थे। तो मतलब ऐसे अब एक ही फील्ड की पढ़ जाते तो पूछते रहते ना, अब सबको पता है कि मैं पढ़ाती हूँ, बहुत सारे लोग ऐड हैं पूछते रहते, तो अब फिर बातचीत होती तो फ्रेंड जैसे हो जाते हैं, फ्रेंड ही बोल देते सब कुछ, क्या कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, साथ ही कोचिंग करते थे ना हम, गीता प्रबोधनी में साथ ही कोचिंग करते थे। कौन? आप वो लोग? जो बता रही थी ना मैं आपको, हाँ, हाँ साथ में करते थे। वो फ्रेंड तो मेरी सिस्टर के है, लेकिन वहाँ पे फिर कोचिंग में जान पहचान हो गई थी, मेरी सिस्टर अच्छा की अच्छा, फ्रेंड आपकी इसलिए। सिस्टर ने भी एलएलबी की है क्या? हाँ, उन दोनों ने साथ में की थी। अच्छा, ठीक है, हाँ ओके मैम, है ना, ओके ओके, गुड नाइट। खाना वाना खा लेते हैं अब। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो खा के बैठी, मम्मी अपने गुड मायके में नाइट, हूँ ना, टेक तो केयर। यहाँ तो आराम से खा पी के मस्त पढ़ाओ। ओके, बाय बाय। हाँ, मैं अब खाऊंगी, ये भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, एक मिनट, बाय बाय बाय। बाय। ठीक, अभी की सेकंड को भी दो, परंतु यह और भी कि न्यायाधीश पर्याप्त कारणों से उक्त कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकेगा। क्या? अब ये क्या कह रहे हैं कि यदि सफिशिएंट कॉज बता दिए जाए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द जज मे फॉर सफिशिएंट रीजंस अलाउ एन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड। तो ये कह रहे हैं कि अगर सफिशिएंट रीजंस बता दिए जाए पार्टी के द्वारा कि क्यों वो लिमिटेड टाइम पीरियड में अपील फाइल नहीं कर सका, और को जज सेटिस्फाइड अगर हो जाता है तो वो फिर अलाउ कर देगा अपील को 30 दिन के बाद भी, 30 दिन के बाद भी जो ठीक है अपील आपकी जो है चेक कर लेते। ठीक, सिंपल सा प्रोविजन था, कोई इतना दिक्कत वाला नहीं था। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 32 में बताया है सेकेंड अपील, द्वितीय अपील। तो अ सेकेंड अपील शैल लाई अगेंस्ट any order passed in first appeal
under section 31 on any of the following grounds and no other namely। तो जो इन्होंने नीचे दिए गए 3 ग्राउंड से इन पे ही सेकंड अपील होगी, इसके अलावा और किसी ग्राउंड पे सेकंड अपील नहीं हो सकती। क्या है? that the decision is contrary to law or usage having the force of law। ये जो डिसीजन दिया गया है, तो जो भी लॉ विधि है या जो यूसेजेस है जो अभी फोर्स में है और जो लॉ का फोर्स रखते हैं उसके कॉन्ट्रेरी दे दिया है, तो नहीं होगा। सेकेंड, दैट द डिसीजन हैज फेल्ड टू डिटरमाइन सम मटेरियल इशू ऑफ लॉ। जो मटेरियल इशू ऑफ लॉ था उसको डिटरमाइन करने में ही आपका डिसीजन फेल है, मतलब वो उसका ही निर्णय नहीं दे पा रहे हैं जो मटेरियल इशू है, तो फिर कोई मतलब नहीं है ऐसे ऑर्डर का, तो सेकंड अपील होगी। दैट देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल एरर और डिफेक्ट इन द प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस एक्ट। इस एक्ट में जो प्रोसीजर बताया गया है उसमें कोई सब्सटेंशियल एरर या डिफेक्ट है which may possibly have produced error or defect in the decision of the case upon merits, जिसके कारण केस को मेरिट्स को डिसाइड करने में भी डिफेक्ट आ रहा है। मतलब प्रोसीजर में ऐसा कोई सब्सटेंशियल एरर या डिफेक्ट है जिसके कारण जो केस का डिसीजन दे रहे हैं, तो डिसीजन जो मेरिट्स पर दिया जाता है, कहते हैं ना डिसीजन हमेशा मेरिट्स पर दिया जाता है, डीमेरिट्स पर नहीं, तो मेरिट्स पर डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं, उसके कारण वहां पर भी डिफेक्ट आ रहा है। हिंदी में भी ये ग्राउंड्स एक बार देख लेते हैं। ये ग्राउंड्स आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेंगे, है ना। तीनों ग्राउंड क्या लिखा हुआ है देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि धारा 31 के अधीन प्रथम अपील में पारित किए गए किसी आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर ही होगी, किसी अन्य आधार पर नहीं। अर्थात यह कि विनिश्चय विधि या विधि का बल रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल है। मतलब फर्स्ट अपील में जो विनिश्चय हुआ है, जो निर्णय हुआ है, वो कैसा है? विधि या विधि का बल रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल है। दूसरा यह कि विनिश्चय में विधि की किसी तात्विक विवादक का अवधारण नहीं हो पाया है। जो मटेरियल इशू था, जो तात्विक विवाद था, उसी का डिटर्मिनेशन नहीं हुआ है, जिसको डिसाइड करवाना था वही नहीं डिसाइड हो पा रहा है, तो क्या मतलब? फिर सेकंड अपील होगी। थर्ड, यह कि किसी अधिनियम द्वारा यह विहित प्रक्रिया में कोई सारवान गलती या त्रुटि हुई है। जो प्रक्रिया हम फॉलो कर रहे थे डिसीजन की फर्स्ट अपील में, उसमें कोई सारवान गलती या त्रुटि हो गई है, जिससे मामले का विनिश्चय गुनाहों के आधार पर होने में संभवतः गलती या त्रुटि उत्पन्न हो गई है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है? जो सारवान गलती या त्रुटि प्रोसीजर में हो गई है, प्रक्रिया में हो गई, उसके कारण जो विनिश्चय करना है वो गुनाहों के आधार पर हो ही नहीं पाया फर्स्ट अपील में, तो फिर उसकी सेकेंड अपील होगी। ठीक, ये 3 ग्राउंड्स थे सेकेंड अपील के। तो ये तीनों ग्राउंड्स बिल्कुल याद करना है। ये तीनों ग्राउंड्स ऑप्शन में ऐसे आ सकते हैं, और थर्ड ऑप्शन होगा ऑल ऑफ एबव, तो आपको लगाना है ऑल ऑफ एबव, तीनों सही है, या एक एक कोई इसका दे देंगे बाकी अलग दे देंगे, तो ध्यान रखना है, इसलिए इसको बिल्कुल एज इट इज लाइंस जो है वो याद कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए सेक्शन 33 आदेशों का संशोधन। अब बात कर रहे हैं जो आदेश पारित हुए हैं टेक्स्ट के अंतर्गत, आरटीए ने या जजेस ने जो भी आदेश दिए हैं तो उनमें अमेंडमेंट की बात होगी। सेक्शन 33 अमेंडमेंट ऑफ ऑर्डर, ये कुछ सेक्शन से, यहाँ से जो ये सेक्शन है ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ से जो सेक्शन स्टार्ट हो रही है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है डायरेक्ट हेडिंग से, तो इनकी हेडिंग बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। सीधा आएगा अमेंडमेंट ऑफ ऑर्डर, कौन से सेक्शन में है? 31, 32, 33, 34, तो आपको सेक्शन याद होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो पूरा पार्ट फिफ्थ, इसकी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पूरे पार्ट फिफ्थ की सेक्शन अच्छे से याद करना है। ठीक है, सीधा पूछेंगे सेकंड अपील का प्रावधान कहाँ है? 31 में। फर्स्ट अपील कहाँ है? 31 में। सेकंड अपील कहाँ है? 32 में। तो ऐसे याद रखना। ठीक, अमेंडमेंट कहाँ बताया गया? ऑर्डर 33 में। अब अंदर से भी क्वेश्चन बनेगा कि अमेंडमेंट क्या अमेंडमेंट होगा? The clerical or arithmetical mistakes in any order passed by RTA or the judges, or errors arising therein from any accidental slip or omission may at any time be corrected by the RTA or the judge on an application received in this behalf from any of the parties or attachments। तो सिंपल सी बात है, क्लैरिकल और अर्थमेटिकल अगर कोई मिस्टेक हो गई है और इस संबंध में पार्टी आवेदन देती है आरटीए को और जज को कि सर आपने जो ऑर्डर पारित किया है उसमें ये क्लैरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक हो गई है, भूल चूक से, एक्सीडेंटल स्लिप या ओमिशन लिखा है भूल चूक से या लोग द्वारा,
तो आरसीए और जज जो भी है जिसका ऑर्डर है, एप्लीकेशन मिलने पे किसी भी समय ऐसी क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स को सुधार सकेगा। तो अमेंडमेंट किसका किस चीज का होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव में आपको ये टिक करना पड़ेगा, क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक। ठीक है, बाकी के 3 ऑप्शन अलग अलग रहेंगे, उन पे टिक नहीं करना है। तो अमेंडमेंट हमेशा किस चीज का होता है, क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक। एक बार इसको हिंदी लैंग्वेज में भी देख लेंगे। आदेशों का संशोधन, किसी भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी या न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए किसी आदेश में की लेखन संबंधी या गणना संबंधी भूलें या किसी आकस्मिक चूक या लोप के कारण उससे उद्भूत होने वाली कोई गलतियां किसी ऐसे आवेदन पर से जो पक्षकारों में से किसी पक्षकार से इस संबंध में प्राप्त हो या अन्यथा भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी या न्यायाधीश द्वारा किसी भी समय ठीक की जा सकेंगी। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी गलतियां इसमें ठीक हो रही है, लेखन संबंधी और गणना संबंधी। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर है ना, सिंपल है ये तो। यस मैम, आ गया समझ में। ये तो मैडम वो सिमिलर ही है सीपीसी के अपने सेक्शन 152 के जैसा ही है। हाँ, सेक्शन 152 सीपीसी में सेम है, वहां पर भी अर्थमेटिकल और क्लैरिकल मिस्टेक ही सुधारी जा रही है। ठीक, आगे देखते हैं। अब है सेक्शन 34, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी जुर्माने की वसूली के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन याद रखना है, सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूछेंगे कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी जुर्माने की वसूल करने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, कौन सी धारा ये बात कहती है। 4 ऑप्शन देंगे, सेक्शन 31, 32, 33, 34। 34 पे आपको टिक करना है। तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन याद करना है, या सीधा का सीधा हेडिंग से क्वेश्चन बन जाएगा कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी जुर्माना वसूल करने के लिए किसकी शक्तियां प्रयोग करता है। आपको ऑप्शन में दे देगा मजिस्ट्रेट की, कलेक्टर की, डेप्यूटी कलेक्टर की, उपरोक्त में से कोई नहीं तो मजिस्ट्रेट की। ठीक है, तो अंदर पढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या है इसमें। भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किए गए किसी जुर्माने का संदाय उस व्यक्ति द्वारा जिस पर जुर्माना किया गया हो ऐसे समय के भीतर किया जाएगा जैसा कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया गया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है कि कोई भी पर्सन जिससे जुर्माना अधिरोपित किया है तो उसको जुर्माना जो है भरना है, उस समय के भीतर उसको बताया गया है। और भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी उचित तथा पर्याप्त कारण से समय बढ़ा सकेगा, और अगर कोई वो नहीं दे पाया है उस समय सीमा में और उसने एप्लीकेशन लगाई है तो उसको लगता है कि हाँ ठीक है इसका समय बढ़ाया जा सकता है, तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी ऐसे जुर्माना देने के लिए समय बढ़ा देगा। और ऐसे संदाय में व्यतिक्रम होने पर, अब उसने समय भी बढ़ा दिया, उसके बाद भी आपने पेमेंट नहीं किया, जुर्माना नहीं भरा, तो व्यतिक्रम किया आपने, तो ऐसा व्यतिक्रम संदाय में संदाय मतलब देने में, फाइन देने में लेट होने पर वह रकम इस प्रकार वसूलने योग्य होगी जिस प्रकार की दंड प्रक्रिया संहिता यहाँ पे 1973 आ जाएगी। 1898 अब हम नहीं पढ़ते हैं, जहां 1898 है वहां काट के 1973 कर लीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंधों के अधीन जुर्माना वसूली योग्य होता है और ऐसे वसूली के प्रयोजन के लिए भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को उक्त संहिता मतलब सीआरपीसी के अधीन मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। तो जो भी जुर्माना है उसकी वसूली होनी है उसको कैसे वसूल करेंगे, एज फाइन अंडर सीआरपीसी, और जो आपका रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो इस पर्पस के लिए क्या समझा जाएगा, सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट। एनी फाइन, एक बार इंग्लिश में भी देखेंगे, सेक्शन 34 रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट फॉर रिकवरी ऑफ फाइन। हेडिंग से क्वेश्चन बनेगा इसलिए बिल्कुल याद रखिए। सेक्शन 34, any fine imposed by rent controlling authority under this act shall be paid by the person fined within such time as may be allowed by the rent controlling authority, and the rent controlling authority may for good and sufficient reasons extend the time, and in default of such payment the amount shall be recoverable as a fine under the provisions of CRPC 1973 करना है यहाँ पर, ठीक है, and the RCA shall be deemed to be a magistrate under the said code मतलब under the CRPC for the purpose of such recovery। तो जो फाइन जो रिकवरेबल होना है, जो फाइन रिकवरी करना है वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग रिकवरेबल होगा और आरसीए को सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट माना जाएगा फाइन लेने के लिए। ठीक, तो सेक्शन 34 में
सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट मान रहे हैं। अब सेक्शन 35 में बात हो रही है सिविल कोड का फंक्शन। रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ सिविल कोड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अदर ऑर्डर्स। ठीक है, अब कह रहे हैं कि आरटीए जो है वो कब सिविल कोड के पावर्स को एक्सरसाइज करेगा किसी ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में। तो पढ़ते हैं एक बार इसके अंदर। इसमें लिखा हुआ है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 34 में जो भी उपबंध बताए हैं उनको सेव करते हुए एंड ऑर्डर made by the rent controlling authority or an order passed in appeal under this chapter or in revision under chapter 3A। कौन कौन से ऑर्डर की बात कर रहे हैं? कोई भी ऑर्डर जो आरटीए ने दिया हो या अपील में पास हुआ हो या चैप्टर 3 के अंतर्गत रिवीजन में कोई ऑर्डर पास हुआ है, shall be executable by the rent controlling authority as a decree of a civil code। तो ऐसा हर आदेश कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा? मानो वह सिविल न्यायालय की डिक्री है। एंड फॉर दिस पर्पस द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी shall have all the powers of a civil code। और इस पर्पस के लिए मतलब एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए ऐसे आदेश को एग्जीक्यूट कराने के लिए रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को वो सारे पावर्स होंगे जो सिविल कोर्ट के पास होते हैं जब वो डिक्री को एग्जीक्यूट कराते हैं। इसका मतलब ये है। ठीक है, एक बार हिंदी में भी देखते हैं लैंग्वेज। सेक्शन 35 भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी अन्य आदेश के निष्पादन के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा। अन्य आदेश कौन से? फाइन को छोड़कर। यहाँ पे लिखा है धारा 34 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय। क्यों? क्योंकि धारा 34 में तो फाइन की बात हो रही है कि फाइन को रिकवर करना है तो कैसे करना है, तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग करना है, तो फाइन वाले ऑर्डर्स नहीं। इसलिए इन्होंने क्या वर्ड हेडिंग में भी क्या लिखा है? अन्य आदेश, अदर ऑर्डर। अदर ऑर्डर क्यों? क्योंकि सिर्फ फाइन के ऑर्डर्स की बात नहीं कर रहे हैं। फाइन के ऑर्डर तो 34 में बता दिए। फाइन से रिलेटेड ऑर्डर्स जो है वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग वसूल होंगे। उसके अलावा जो भी ऑर्डर्स हैं, है ना, तो सेक्शन 34 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश, ठीक है, तो फाइन के अलावा जो भी कोई ऑर्डर किया है या इस अध्याय के अधीन अपील में किया गया कोई आदेश या अध्याय 3 का के अधीन निरीक्षण में पारित किया गया कोई आदेश भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पादित किया जाएगा। तो कोई भी आदेश, फाइन को छोड़कर के कोई भी आदेश जो आरटीए पारित कर रहा है वो कैसा माना जाएगा? डिक्री की तरह निष्पादित माना नहीं जाएगा, मतलब उसको डिक्री की तरह एग्जीक्यूट कराएंगे। जब उसको एग्जीक्यूट कराने की बात आएगी, निष्पादित कराने की बात आएगी, तो उसको डिक्री की तरह निष्पादित कराया जाएगा। और इस प्रयोजन के लिए भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां होंगी। मतलब जो हम पार्ट 2 पढ़ते हैं सीपीसी का एग्जीक्यूशन वाला सेक्शन 37 से, वो पूरा एप्लीकेबल होगा। ठीक, क्लियर है? कोई डाउट? नो मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 36। सेक्शन 36 में बताया गया है फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर। फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर इसमें कहा है सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट every order made by the RTA shall subject to decision in appeal be final। आरटीए ने जो भी आदेश दिए हैं इस एक्ट के अंतर्गत वो सारे आदेश फाइनल है अपील के अधीन रहते हुए। मतलब अगर उनकी अपील हुई तो फिर अपीलेट कोर्ट का फाइनल होगा। तो अपील को छोड़ करके मतलब अपील के अधीन रहते हुए अगर उसकी अपील नहीं होती है और फिर आरटीए ने कोई ऑर्डर दिया तो वो फाइनल ले जाते हैं। एंड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी ओरिजिनल सूट, एप्लीकेशन और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। और ऐसे आदेश को क्वेश्चन नहीं किया जाएगा किसी भी ओरिजिनल सूट में, किसी एप्लीकेशन में, या अगर उसको एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है तो उसमें उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। हिंदी में भी एक बार लैंग्वेज देखेंगे क्या कहा गया है इसमें। इस अधिनियम में आदेश की अंतिमता, हेडिंग क्या है? आदेश की अंतिमता। इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश अपील में के विनिश्चय के अधीन रहते हुए अंतिम होगा और उसे भी
मूल वाद आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा है भारत नियंत्रक प्राधिकारी जो भी आदेश देगा वो फाइनल नेचर का होगा, अंतिम होगा, और उसे किसी भी कोई बाद में सूट फाइल किया या कोई एप्लीकेशन फाइल की या जो ये ऑर्डर है इसकी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है, इसमें इस ऑर्डर को इस पर कोई प्रश्नगत मतलब इस पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे, इस ऑर्डर को लेकर सवाल उठाने लगे कि ये वैलिड है या नहीं है, सम्यक अधिकारी ने दिया है या नहीं दिया, इस तरीके की कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा उस ऑर्डर को लेकर के। ठीक, क्लियर है, समझ में आया? यस मैम।